नमस्कार। मैं पौरस कुमार महावर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम मेवाड़ के शासक जेतर सिंह के बारे में बात करेंगे, जो मेवाड़ की राजगद्दी पर लगभग 1213 ईस्वी में बैठे और शासनकाल लगभग 1252 ईस्वी तक रहा। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। इस समय तक अजमेर के चौहानों की शक्ति का पतन हो चुका था और राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग तुर्क सेनाओं द्वारा पदक्रांत किया जा चुका था। संयोग से मेवाड़ के गुहिल शासकों को मोहम्मद गोरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि भारत पर तुर्कों के प्रारंभिक काल में उन्हें मुसलमानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इसका मुख्य कारण चित्तौड़ की सामरिक एवं भौगोलिक स्थिति रही। 1213 ईस्वी में जेतर सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा और उसने 1252 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ किया, बल्कि उसकी सीमाओं को विस्तार करके उसके राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाया। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद जेतर सिंह ने गोहिलों की पराजय का बदला लेने और आसपास के राज्यों पर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया। उसने अपने समकालीन चौहान वंशीय राजा उदय सिंह के नाडोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। चौहान नरेश उदय सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पोत्री रूपा देवी का विवाह जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करके मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जेतर सिंह और गुजरात के सोलंकियों के आपसी संबंधों के बारे में भी निश्चित रूप से कहना तो कठिन है, किंतु जेतर सिंह के पूर्व गुजरात के शासकों ने मेवाड़ पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। लेकिन जेतर सिंह के समय से पहले ही जेतर सिंह गुजरात के प्रभाव से मुक्त हो चुका था और उसने अपनी सैनिक शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया था। अगर हम जेतर सिंह और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उस वक्त तुर्की राज्य की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी और दिल्ली पर सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। उसने मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता में लाने का निश्चय किया। लगभग 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जेतर सिंह को इसी इल्तुतमिश की सेनाओं से संघर्ष करना पड़ा। मुस्लिम सेना मेवाड़ की राजधानी नागदा तक पहुंच गई। उसने आसपास के कस्बों, गांवों, राजधानियों को लूटा, कई भवनों को नष्ट किया, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जेतर सिंह अपनी सेना सहित राजधानी से बाहर चला गया और उसने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर मुस्लिम सेना का डटकर सामना किया और अंत में तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जेतर सिंह के सिंध के नसरुद्दीन से भी संघर्ष हुआ, क्योंकि आबरू शिलालेख के आधार पर जेतर सिंह का सिंध के शासक नसरुद्दीन कुबाचा की सेना के साथ युद्ध हुआ था। नसरुद्दीन मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख दास और सेनानायक था। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उसने सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने अपने एक सेनानायक खवास खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुजरात जाते समय यूँ कहें कि गुजरात अभियान से लौटते हुई इस मुस्लिम सेना के साथ जेतर सिंह का युद्ध हुआ। शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। लेकिन जेतर सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस आक्रमण की तिथि और कारण के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है, किंतु सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलाया। जलालुद्दीन को इस निमंत्रण के पीछे अपने प्राणों का भय लगा। वह अपने साथियों से चित्तौड़ के आसपास की पहाड़ियों में जा छुपा। इस पर सुल्तान ने उसका पीछा किया और 8 महीने के प्रयास के बाद भी जब सुल्तान अपने ध्येय में सफल नहीं हो पाया तो वह वापस दिल्ली लौट गया।
संभवतः इस अवसर पर जेतन सिंह के कड़े प्रतिरोध के कारण सुल्तान को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो और अंत में वह वापस लौटने के लिए विवश हो गया हो। ये काल फरिश्ता ने लगभग 1248 ईस्वी के आसपास में बताया है। अब इस अभियान का क्या कारण रहा हो, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इस अभियान का मुख्य ध्येय लूटमार द्वारा धन प्राप्त करने तक सीमित था। इसके अलावा यह अभियान जेतन सिंह की मृत्यु के बाद होना चाहिए था। राजस्थानिक शिलालेख भी बलबन की सैनिक अभियान का उल्लेख करते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कारण जो भी रहा हो, या फिर जलालुद्दीन ने उसके साथियों को आश्रय दिया हो जेतन सिंह ने, या फिर सुल्तान ने उनका पीछा करके चित्तौड़ पर आक्रमण किया हो, लेकिन कुछ भी कारण के बावजूद मुस्लिम सेना को जेतन सिंह की सैन्य शक्ति के परिणाम स्वरूप कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं। इस तरह मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में जेतन सिंह का महत्वपूर्ण स्थान। उसके सुयोग नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य ही नहीं, अपितु दिल्ली के तुर्क सुल्तान भी मेवाड़ की नवोदित शक्ति से आशंकित हो उठे और उसकी शक्ति को कुचलने का प्रयास करने लगे। दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतन सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की है। जेतन सिंह के समय में मेवाड़ का क्षेत्र चालुक्यों के प्रभुत्व से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करता है। जेतन सिंह ने अपनी केंद्रीय शक्ति को सुसंगठित करके उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उसी ने चित्तौड़ दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को समझकर उसकी सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्राचीरों का निर्माण करवाया। विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्रदान कर मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाया। परंतु जेतन सिंह में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। उसने वास्तुपाल एवं तेजपाल के सुझाव अनुसार यदि वीर धवल के साथ तुर्कों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करना स्वीकार कर लिया होता तो शायद मेवाड़ को विनाश से बचाया जा सकता था और दिल्ली के सुल्तानों की प्रसारवादी नीति पर भी अंकुश लगाया जा सकता था। परंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के इतिहास में जेतन सिंह एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण शासक के रूप में अंकित है।